फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन द्वारा जो संविधान तैयार किया गया उसे 1795 का संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान नेशनल कन्वेंशन द्वारा 1795 में तैयार किया गया, जो कि एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए तैयार किया गया था। इस संविधान के अनुसार सीमित मताधिकार के आधार पर व्यवस्थापिका सभा के दोनों सदनों का निर्वाचन हुआ, क्योंकि इस संविधान के अनुसार द्विसदनीय व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई थी तथा जो सिद्धांत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को अलग अलग रखने का 1791 के संविधान में जिसे प्रयोग किया गया था, उसी तरह इस संविधान में भी 1791 के संविधान की तरह ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को पूर्ण रूप से अलग अलग रखा गया। कार्यपालिका के लिए एक निदेशक मंडल, जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं, एक डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस डायरेक्टरी में अर्थात इस निदेशक मंडल में 5 डायरेक्टरों का एक मंडल था यह, और 5 डायरेक्टरों के इस निदेशक मंडल को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। इस निदेशक मंडल अर्थात डायरेक्टरी द्वारा 1795 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक फ्रांस पर शासन किया गया। जो ये डायरेक्टर थे ये अपेक्षाकृत योग्य नहीं थे, जो कि योग्यता पूर्वक फ्रांस का शासन चला पाते। इस कारण डायरेक्टरी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली जो कठिनाई थी कि इस निदेशक मंडल का जो गठन हुआ था वह 1795 ईस्वी के संविधान के अनुसार हुआ था, और जिसमें जो व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन हुआ था वह सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। अर्थात इसकी पहली कमी यह थी कि इसमें संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं था। शासन चलाने हेतु जो निदेशक मंडल गठित किया गया, अर्थात जो डायरेक्टरी गठित की गई, उस डायरेक्टरी में 5 डायरेक्टरों की वह एक परिषद थी, अर्थात एक निदेशक मंडल था, जिसमें कार्नोट, लेटरनियर, लारविलियर, रियूवेल तथा वर्रास 5 डायरेक्टर थे। इनमें कार्नोट को छोड़कर अन्य जो डायरेक्टर थे 4, वो किसी भी प्रकार इस पद के योग्य नहीं थे, साथ ही साथ भ्रष्ट और एक प्रकार से उनका नैतिक चरित्र भी उच्च नहीं था। इसलिए डायरेक्टरी को प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 1795 के संविधान के अनुसार जो व्यवस्था की गई, इसमें 1791 के संविधान की तरह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को पूर्ण रूप से पृथक रखा गया, जिस कारण डायरेक्टरी जो निदेशक मंडल था और व्यवस्थापिका के बीच निरंतर संघर्ष हुए, और इसका परिणाम यह हुआ कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाई। दूसरी जो समस्या थी कि व्यवस्थापिका सभा के दोनों सदनों में अपेक्षाकृत जैकोबिन्स दल की सदस्य संख्या अधिक थी, और जैकोबिन्स एक प्रकार से पूर्णतया गणतंत्रवादी थे, जबकि व्यवस्थापिका सभा में
जीरोंदिस्ट और कुछ राजतंत्रवादी दलों की सदस्य संख्या भी पर्याप्त थी। इस कारण शासन व्यवस्था को लेकर और शासन व्यवस्था के स्वरूप को लेकर व्यवस्थापिका सभा में निरंतर संघर्ष चलता रहा। परिणामतः व्यवस्थापिका सभा में जैकोबिन्स जो गणतंत्र के समर्थक थे और उनके विरोधी जीरोंदिस्ट व राजतंत्रवादी दल के जो लोग थे वह सीमित अर्थों में गणतंत्र को बनाए रखना चाहते थे, अर्थात गणतंत्र को एक प्रकार से नियंत्रित रखना चाहते थे और राजतंत्र के समर्थक थे। इस कारण जैकोबिन्स और जीरोंदिस्ट में संघर्ष हुए और इन संघर्षों को केवल सेना द्वारा ही दबाया जा सका, जिस कारण डायरेक्टरी के शासन में सेना को ज़्यादा महत्व मिला और सेना प्रभावी हो गई। यही कारण रहा कि डायरेक्टरी के शासन में नेपोलियन बोनापार्ट जैसे कुशल सेनानायक का उदय हुआ और कालांतर में नेपोलियन बोनापार्ट इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने डायरेक्टरी का अंत कर दिया। अगली जो समस्या थी, ये डायरेक्टर जो थे नितांत भ्रष्ट और अयोग्य थे। ये स्वार्थी थे और किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना चाहते थे। इसलिए ये मोटी मोटी रिश्वतें लेते थे, जिस कारण फ्रांस में शासन तंत्र भ्रष्ट हो गया और फ्रांस की आर्थिक दशा निरंतर खराब होती गई। डायरेक्टरों के भ्रष्ट आचरण से और स्वार्थ लोलुपता के कारण शासन दूषित हो गया। शासन में सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, जिस कारण जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और जनता डायरेक्टरी के शासन से त्रस्त हो गई, क्योंकि इनमें कोई भी डायरेक्टर कारणों को छोड़कर योग्य नहीं था। इस कारण डायरेक्टरी जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, जिस कारण उसके पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। साथ ही साथ डायरेक्टरों को अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि नेशनल कन्वेंशन के अंतिम दिनों में जो आतंक का राज्य स्थापित हुआ था, तो उस आतंक के राज्य के कारण फ्रांस की दशा गंभीर हो गई थी। सर्वत्र भय का वातावरण बना हुआ था और इस भय के कारण यद्यपि विद्रोही कुछ समय शांत रहे, परंतु इससे जो सत्ता थी वह भ्रष्ट लोगों के हाथों में आ गई। डायरेक्टरी के समक्ष एक अगली समस्या ये थी कि जो विदेशी शक्तियां थी उनसे युद्ध जारी रखना भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि यद्यपि प्रसा, स्पेन और हॉलैंड ने युद्ध बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पीडमांट और जर्मनी के छोटे राज्य अभी भी फ्रांस से युद्ध कर रहे थे। इन राज्यों से फ्रांस की सेना को निरंतर जूझना था तथा युद्ध में विजय भी प्राप्त करनी थी, इसलिए यह युद्ध की भी एक बड़ी समस्या थी। जोर्डों जो फ्रांस का सेनापति था, उसके नेतृत्व में एक जो सेना थी वह ऑस्ट्रिया पर आक्रमण के लिए भेजी गई थी, परंतु वह सेना उतनी सफल नहीं हो पाई। जबकि दूसरी सेना नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में आल्प्स पर्वत पार करके पीडमांट और सार्डिनिया को पराजित करने के लिए भेजी गई। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना अद्भुत शौर्य प्रदर्शन किया और इसका परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन अपने अभियान में पूर्णतः सफल रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि इटली और ऑस्ट्रिया में नेपोलियन को निर्णायक विजय मिली। वहाँ से नेपोलियन ने बहुमूल्य मात्रा में सोना, चांदी, अपार धन संपदा प्राप्त की
उसे उसने डायरेक्टरों के पास भेजा। इस धनराशि से डायरेक्टर खुश हो गए और नेपोलियन बोनापार्ट स्वच्छंद रूप से यूरोप में विभिन्न राजाओं से, शासक वर्ग से अपने इच्छानुसार संधियां करता रहा, युद्ध करता रहा और धीरे धीरे नेपोलियन फ्रांस में प्रभावी हो गया। इन विजयों को प्राप्त करके जब नेपोलियन पेरिस लौटा तो फ्रांस में उसका बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। ऐसी स्थिति में अब इंग्लैंड ही एकमात्र देश रह गया था जिससे फ्रांस को भय था, जिसे फ्रांस पराजित नहीं कर सका था। नेपोलियन के प्रभाव को देखते हुए डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि नेपोलियन पेरिस में ज़्यादा दिन रहे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं नेपोलियन सत्ता पर अधिकार न कर ले। इसलिए वे नेपोलियन को फ्रांस से बाहर ही रखना चाहते थे। ऐसे समय में डायरेक्टरों ने नेपोलियन को कहा कि जाओ और फ्रांस के शत्रु इंग्लैंड को पराजित करो। और इसका परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन इंग्लैंड को अप्रत्यक्ष रूप से उसके व्यापार द्वारा पराजित करना चाहता था। इसलिए नेपोलियन ने मिस्र का अभियान किया। यद्यपि मिस्र में वह पूर्ण सफल नहीं हुआ, परंतु फिर भी फ्रांस में नेपोलियन का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ डायरेक्टरी की अलोकप्रियता भी निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टर चाहते थे कि फ्रांस विदेशों से युद्ध करता रहे और सेनापति विदेशों में बने रहें। नेपोलियन जैसे योग्य सेनापति विदेशों से निरंतर धन फ्रांस भेजते रहें और उस धन से फ्रांस का शासन चलता रहे, डायरेक्टरों को उससे धन प्राप्त होता रहे। इस कारण डायरेक्टर युद्ध को जारी रखना चाहते थे। दूसरी समस्या युद्ध संचालन की यह थी कि मिस्र में नेपोलियन का अभियान पूर्णतया सफल नहीं हो पाया और साथ ही साथ वह इंग्लैंड को भी पराजित नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में डायरेक्टरों की जो विदेश नीति थी असफल हो गई, जिस कारण फ्रांस कई संकटों में घिर गया। डायरेक्टरों की गृह नीति भी असफल रही क्योंकि उनका आचरण भ्रष्ट और अनैतिक था। वे येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना चाहते थे। इस कारण डायरेक्टरी फ्रांस में अलोकप्रिय हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अंततः नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी का अंत करके शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया। इस तरह डायरेक्टरी के अयोग्यता के कारण फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, जो कि अपनी सैनिक योग्यता के कारण फ्रांस का प्रथम कौंसल बना और उसने सेना के बल पर डायरेक्टरी का अंत कर फ्रांस के शासन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया।